अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर फॉर मेरी टाइम अफेयर्स कैसर अहमद शेख साहब। आज हम मेरी टाइम अफेयर्स से मुतलिक जो माजी में भी चीज़ें सामने आती रही हैं, फिर गवादर पोर्ट और कराची पोर्ट के हवाले से जो भी माजी में सवालात उठते रहे हैं, और हाल ही में ये भी कहा गया था कि कराची से गवादर तक फेरी सर्विस जो है वो भी शुरू की जाएगी। तो इन तमाम इशूज़ से मुतलिक मिनिस्ट्री फॉर जो मेरी टाइम अफेयर्स को दरपेश चैलेंजेस हैं और इस हुकूमत के क्या मुस्तकबिल के प्लान्स हैं उस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम जो बजट है उस मामले पर भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कैसर अहमद शेख साहब का अपना ताल्लुक बिज़नेस कम्युनिटी से है। तो जो ताजिर बरादरी है उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो खुश हैं बजट के हवाले से। फिर कुछ सवालात हम पॉलिटिकल जो सिचुएशन है मुल्क में उस हवाले से भी शेख साहब के सामने रखेंगे। शेख साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वज़ारत संभालने के बाद आपने मेरी टाइम अफेयर्स में क्या देखा है, कहाँ कहाँ कोई कमी पेशियाँ हैं, क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिर गुरमानी, बड़ा अच्छा किया आप तशरीफ़ लाए हमारे ऑफिस में, यहाँ मिनिस्ट्री के। वेलकम करते हैं आपको। देखिए, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ मेरी टाइम है ये बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। इसमें मेनली केपीटी कराची पोर्ट जो है ना, पाकिस्तान बनने से पहले से 1888 में बनी थी, और मेन कराची का एरिया भी कराची केपीटी के पास था। फिर हमारे पास पीकोए है, पाकिस्तान पोर्ट कासम अथॉरिटी, फिर गवादर पोर्ट है। इसके अलावा शिप ब्रेकिंग है हमारे पास गडानी में, और ये एकेडमी भी है जहाँ हम सी फेयरर्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो बहुत बड़ी वसी है। ब्लू इकानमी का रुझान है आजकल दुनिया में, एक बहुत बाकी कई ममालिक में बड़ा सिग्निफिकेंट उनकी परसेंटेज है उनकी इकानमी। तो पाकिस्तान में भी हमें इतना 1100 मील का साहिल है, हमारा पूरा पट्टी है, पूरी साहिली पट्टी। तो इसमें हमारी काफ़ी बोट्स हैं और भी, तो हम इसको काफ़ी एक्टिवेट करेंगे। जो इसकी मेरी टाइम अफेयर्स के मामलात हैं, पहले भी काम होता रहा, लेकिन मैं समझता हूँ हमेशा हर मिनिस्ट्री में कायम की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। मैंने यहाँ देखा है हमारे, देखिए कराची पोर्ट की मैं आपको बात करूं, क्योंकि मेन इदारा कराची पोर्ट है, और मेरा वहाँ आना जाना, ये समझिए कि मैंने बिजनेस शुरू किया 1966 में, आज से 58 साल पहले। तो मैं तकरीबन हर हफ्ते एक दो बार मेरा पोर्ट पे उन दिनों ना ब्रेक बल्क वेसल आते थे, यानी बल्क कार्गो आता था, कंटेनर नहीं आते थे। तो वो उतरते थे ना, तो माल जो है ना वहाँ फट जाते, बैग हमारे होते थे तो फट जाते थे, माल की पिलफरेज होती थी। तो मैं हर हफ्ते तकरीबन 2 बार तो लाजमी पोर्ट पे जाता था। तो मेरा पोर्ट से तो चोली दामन का साथ है। फिर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मैं 1980 में, आज से 44 ईयर्स अगो, मैं कस्टम्स कमेटी का चेयरमैन रहा। तो उस हिसाब से मुझे कस्टम में और पोर्ट पे मेरा सबसे रब्ता रहा। और मेरा सबसे ज़्यादा कराची के जिस बिजनेसमैन को भी पोर्ट से या कस्टम से, ये दोनों आपस में मिल के है ना, माल पोर्ट में पड़ा होता है और क्लियरेंस कस्टम से होती है, तो वो राब्ता है। लेकिन शेख साहब, ये जो हाल ही में कहा गया था कि जो कराची पोर्ट है उसको जो बड़े बंदरगाह हैं दुनिया के उनकी फहरिस्त में शामिल होने का कहा गया था, क्या इस पर कोई हतमी फैसला हो चुका है या आप अभी समझते हैं कि नहीं वक्त दरकार है? ऑलरेडी जब अभी भी जो रिसेंटली है ना, चेंज होती रहती है, लेकिन रिसेंट जो हमारे पास आई है ना पोर्ट्स की जो दर्जा है, वो पहले 100 पोर्ट्स में कराची, दुनिया की पहले 100 पोर्ट्स में, पिछले साल शायद 60 नंबर पे थी, इस बार कोई कम हुई है, थोड़ा कमी बेशी हुई है, लेकिन बड़ी पोर्टों में, दुनिया की बड़ी पोर्टों में कराची भी और पोर्ट कासम भी, दोनों पोर्टें जो है, और गवादर को हम डेवलप कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी दुनिया की बड़ी पोर्टों में शामिल होगी। तो आने वाले दिनों में अगर हम कराची और गवादर पोर्ट को कंपेयर करें तो आपका तज्जिया या तजर्बा क्या कहता है कि कराची आगे होगा या गवादर पोर्ट आगे होगा? देखिए, डेप्थ है, गवादर जो है ना एक नेचुरल पोर्ट है उसमें, लेकिन अभी हमें उस पर काम करने की बड़ी ज़रूरत है। कराची का तो एक ट्रेडिशन बन गया है ना, मैंने आपसे कहा कि 1888 में ये पोर्ट बनी। तो उनका गवादर का फ्यूचर तो बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इसको अभी टाइम लग रहा है। हमें इसकी कनेक्टिविटी चाहिए, रोड लिंक नहीं है ना पंजाब तक या KPK तक या साउथ ऑफ चाइना तक या अफगानिस्तान तक। ये जो रतो डेरों तक गवादर से रोड है वो हम उसके ऊपर सोच रहे हैं,
और वैसे भी पोर्ट के को वसअत दे रहे हैं, तो गवादर में बहुत पोटेंशियल है। लेकिन तमाम हमारी पोर्ट्स जो है बड़ी एक्सीलेंट पोर्ट्स हैं और हम इनको बहुत आगे देख रहा हूँ मैं कि, और मुझे बड़ी खुशी है। हालांकि मैं खुद हमेशा कहता रहा कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। बिल्कुल मेरा एम्बिशन था। जब से मुझे ये ओहदा मिला है मैं बड़ा खुश हूँ कि इसमें काम करने का बहुत कुछ है। मैं कराची में रहता हूँ, इसके तमाम इदारे कराची में है, एक गवादर पोर्ट को छोड़कर बाकी, और मुझे काफ़ी काम का मौका भी मिल रहा है और इसमें पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा। फ्यूचर ब्लू इकानमी का हमारे यहाँ फिशरीज जो है ना सारी, वो भी हमारी मिनिस्ट्रीज में। तो मछलियों का इस वक्त तकरीबन $500 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान। इसमें बहुत पोटेंशियल है। बड़े माही गिर हमारे पुराना शुरू से सारी अपनी ज़िंदगियाँ उन्होंने इधर लगाई हुई हैं, इसमें हम डबल कर सकते हैं एक्सपोर्ट। और मुझे बड़ी खुशी है, मैं बताते हूँ कि इस बजट में जो हमारी प्रपोजल्स थी ना फिशरीज़ के बारे में कि हैचरीज़ के लिए जो मशीनरी है तो वो उसको ड्यूटी फ्री कर दें, क्योंकि हैचरीज़ यहाँ होंगी, यानी फूड की प्रोसेसिंग जो है वो फिश की प्रोसेसिंग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सर जो गवादर में माहीगीर हैं उनकी बड़ी शिकायत हैं कि उनको जाने नहीं दिया जाता समंदर तक, उनको काम करने नहीं दिया जाता, ये शिकायत आपके नोटिस में भी है? मैं 3 दिन जाके या 4 दिन वहाँ रहा हूँ गवादर में, और मैंने उनसे माहीगीरों से भी बड़ी तफसील से मुलाकात की। उनके जायज़ मुतालबात हैं, लेकिन उनको हम एड्रेस कर रहे हैं। उनकी शिकायत नहीं रहेंगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। वजह कि उनका आपस में थोड़ा सा सिंध से और बलूचिस्तान के माहीगीरों में इख्तलाफ है कि वो उनके यहाँ हदूद में आ जाते हैं। कुछ उनके पास मॉडर्न जो है ना वो नहीं है, जो अपनी इक्विपमेंट्स नहीं है, या उनकी जो किश्तियाँ है ना वो उस पर इक्विपमेंट भी नहीं लगे हुए हैं और वो दूर तक जा नहीं सकते। हमारे यहाँ 3 किस्म के इस वक्त लाइसेंस हैं। एक तो लाइसेंस वो है कि जो सूबाई हुकूमतें देती हैं, वो एक ख़ास 9 जो है ना उसको कहते हैं माइल्स तक, वो एरोनॉटिक जो कहते हैं उस तक सूबाई हदूद होती हैं। उसके आगे फिर हमारी कौमी हदूद है, उसके बाद इंटरनेशनल सी आ जाता है। तो हमारे पास तो मॉडर्न ये नहीं है, ट्रॉलर ही नहीं है कि वो जाके ना हाई सी में। मतलब सर उनके ओवरऑल इश्यूज आपस में इंतजामिया के साथ हैं, आपके साथ कोई मसाइल नहीं है, शिकायत नहीं मसाइल हमारे, तो हम उनको सॉर्ट आउट हम कर रहे हैं, हम उनको मिला रहे हैं। हम सिंध गवर्नमेंट के पास भी मैं जाके चीफ मिनिस्टर से भी मैंने डिस्कस किया, इनको हम मीटिंग्स रख रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं। जल्द ही सॉर्ट आउट होंगे। उनके एमिकेबली जो जहाँ तक हो सकता है उनको हम चाहेंगे कि सिंध वाले अपने हदूद में, अभी हम लाइसेंस ही एक कर रहे हैं। उसको हमने ये फैसला किया है कि सूबाई जो सेंटर कोई लाइसेंस नहीं दे, सूबाई जो लाइसेंस है उसको उन तमाम हदूद तक इजाज़त दे दे, चाहे सिंध का हो या बलूचिस्तान का। इस पर बड़े सीरीज से गौर हो रहा है, जो कि तमाम इलाकों में वो अपनी माहीगीरी कर सके। मतलब सिंध के लोग जो हैं वो बलूचिस्तान में ना आ सके माहीगीर, ये वो तो हमारा देखिए ना, उसका ऑलरेडी ये होता है कि उसकी पूरी बात होती है, मॉनिटरिंग होती है। लेकिन अगर वो लाइसेंस ले लेंगे ना तो उसमें कोई इतना आपस में उनका तय अगर हो गया तो वो तो हम कर रहे हैं। इस वक्त उनके पास हैं बड़ी किश्तियाँ सिंध वालों के पास जी, तो वो कहते हैं बड़ी किश्तियाँ ला के ये जो है लांचें, तो उधर हमारी मछलियाँ भी पकड़ लेते हैं। ये रहता ही है ये जब हमारी हाँ। लेकिन शेख साहब गवादर के अंदर एक मसला वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको ये भी है कि यहाँ पे गवादर पोर्ट बन रहा है, सी पैक का मंसूबा है, लेकिन गवादर के लोगों को पीने का जो पानी है वो मुयसर नहीं है। ये भी एक बड़ा मसला है जिस पर एहतजाज भी होते रहते हैं। हाल ही में धरना भी लगा था मुख्तलिफ इशूज़ पे, इसको कैसे आप टैकल करेंगे? गवादर में पानी का है मसला। डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो तो हमने शुरू कर दी है। गवादर पोर्ट के अंदर तो पानी मुहैया हो गया है, वो तो इंतज़ाम हो गया है। बिजली का भी मसला है, बिजली भी वहाँ नहीं है गवादर में। वो भी काफ़ी कोशिश ईरान से भी बात हो, यानी कनेक्शन है, तो वो भी इन मसाइल पे एक्टिवली गौर हो रहा है। ये जो गवादर है ना, इसका इंतज़ाम चाइनीज़ पार्टियों के पास है, ठीक है, और इसमें ज़्यादातर मैनेजमेंट भी वो देखते हैं। हम उनकी यानी उनकी जो ऑपरेशन है ना वो देख रहे हैं चाइनीज़, लेकिन हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे गवादर में जो है ना फ्री जोन बन रहा है,
बहुत बड़ा जोन है, मैं खुद जाके देख के आया हूँ। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे कि कुछ बॉटलनेक्स थे, कुछ फैसिलिटीज़ वो फर्दर मांग रहे थे, उसके ऊपर भी। और ये बहुत बड़ा जोन बनेगा अभी, वहाँ ह्यूज इंडस्ट्रियल जोन है। जो अभी सेकेंड फेज़ हमारा सी पैक का हो रहा है ना, उसमें चाइना में अभी डिस्कस भी हुआ है, क्योंकि चाइनीज़ अपनी काफ़ी इंडस्ट्री डिसलोकेट करना जो उनके यहाँ वाइबल नहीं रही ना चाइना में, जो लेबर इंटेंसिव है ऐसी इंडस्ट्री, और जो जिसमें टेक्नोलॉजी कम है, वो समझते हैं कि वो उधर महंगी हो गई है, उनके यहाँ इतनी कास्ट इफेक्टिव नहीं है, तो वो उधर शिफ्ट कर रहे हैं अपने ही जोन में। अच्छा, उधर ही कर रहे हैं जी। टाइम लगेगा, लेकिन प्लानिंग उसकी कर रहे हैं। वो हमने बना दी है, रास्ते बना दिए। एयरपोर्ट गवादर का इस वक्त पाकिस्तान का मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के बाद दूसरे नंबर पे बन गया है। मैं खुद देख के आया हूँ, और वो 2-3 महीने में ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा, ऑपरेशन हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत बना हुआ है, तकरीबन कंप्लीट है। मैं देख के आया हूँ। उसके लिए हम अल्टरनेटिव रास्ता एक और दे रहे हैं पोर्ट से पूरा। तो ये मेन तो गवादर का जो प्रॉब्लम है ना, वो कनेक्टिविटी का है, वो लॉ एंड ऑर्डर का है। वहाँ थोड़ा सा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। गवादर का बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो आपने पूछा। लेकिन सर, अब आपने मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र तो किया, लेकिन इसी जगह पे चाइनीज़ जो हैं उनके सबसे बड़े जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सिक्योरिटी के हवाले से, जिनका आपने भी जिक्र किया। आपने भी गवादर का दौरा किया, आपने सूरत हाल क्या देखी है यहाँ पे? उनसे अगर आपकी मुलाकात हुई हो, उनके तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी बरकरार हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, गवादर के अंदर तो उनके कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं, बहुत फुल प्रूफ सिक्योरिटी है वहाँ। वो जब मूव करते हैं ना बाहर, आपने भी देखा होगा कि मेन प्रॉब्लम उनका वो हुआ है। तो उनको हमने, पाकिस्तान हुकूमत ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। हमने मीटिंग्स की हैं, और हर लेवल पे हमने कहा है कि हर सूरत में ये अभी हमें शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ कोई वजह शिकायत है, वो हमारे मेहमान हैं और पाकिस्तान में तरक्की करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग कैसे कई ताकतें हैं ना जो सी पैक को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, लेकिन ये हमारा काम है कि हम चाइनीज़ को पूरी सिक्योरिटी मुहैया करें, और इंशाल्लाह आइंदा कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा। गवादर के अंदर कोई प्रॉब्लम उनको कभी भी नहीं हुआ। बहुत अंदर तो एक महफूज गवादर का सारा पोर्ट एरिया है, लेकिन फर्दर भी जिस जगह भी जाएँ उनको हमें पूरा इंतज़ाम करना है। ठीक है। जिन इंडस्ट्रीज़ का शेख साहब आपने जिक्र किया, आप क्या समझते हैं, क्या देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल करीब में कौन सी इंडस्ट्रीज़ होंगी जो गवादर में आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, टेक्सटाइल हमारा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग हमारा पॉइंट है, हमारे पास काफ़ी उसकी एक्सपर्टीज है। और चाइना में वो टेक्सटाइल वाली, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो काफ़ी वो शिफ्ट होने का चांस है। फिर इलेक्ट्रॉनिक जो है ना, मेनली आपने ये देखा जो भी मुल्क डेवलप हुए हैं ना, जिसमें कोरिया देख लें, वियतनाम देख लें, ये फिलिपाइन और थाईलैंड देख लें, बांग्लादेश, इलेक्ट्रॉनिक सबसे बेहतर होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक में भी उनका इंटरेस्ट है, उनका कार, टेक्सटाइल में तो उनका सिल्क है सर सबसे ज़्यादा। जी हाँ, चाइना का सिल्क है, लेकिन वैसे ओवरऑल टेक्सटाइल में भी उनका बहुत बड़ा नाम है। जी हाँ, सिल्क तो उनका तो इनसे मुतालिक इंडस्ट्रीज आप मुस्तकबिल में देख रहे हैं कि सीरियस हैं वो, लेकिन उनको बस सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी का उनका मसला है जो हम हल कर रहे हैं। और फिर उनकी कुछ पेमेंट्स होती हैं जो ड्यू हो जाती हैं, तो पेमेंट हम टाइम पे हमें करना है, वो भी हम उसकी ऊपर भी पूरी तवज्जो। पहले हमारे यहाँ क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, रिजर्व में भी प्रॉब्लम थे हमारे काफ़ी, आप देख रहे हैं कि डॉलर का था, लेकिन अभी ईज़ हो गई है सूरत हाल। अब हम उनकी पेमेंट्स भी कर रहे हैं। तो चाइना के साथ ये जो नया दौरा हुआ है उसमें काफ़ी MOUs मुख्तलिफ चीज़ों पे हुए हैं। और मैं देख रहा हूँ उनका इंटरेस्ट फिशरीज में बहुत ज़्यादा है। मैं जाके वहाँ चाइनीज़ से मिला हूँ ना गवादर में, वो कहते हैं हम आपकी एक्सपोर्ट डबल कर एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ से बड़े बड़े समुंदर में जाके ना हम मछलियाँ पकड़ेंगे, कि अभी कोई नहीं पकड़ रहा। अभी इंडिया के चले जाते हैं वो उनके बड़े बड़े जहाज़, वो जाके ले लेते हैं। तो चाइनीज़ का इंटरेस्ट है वो वहाँ से मछलियाँ आगे, क्योंकि चाइना को तो सी पोर्ट में बड़ी डिमांड है, उनके बहुत उनके रिक्वायरमेंट है। तो सर ये MOU होगा आपके साथ, हुकूमत के साथ मुआहदा होगा इसके हवाले से, या वो तो वो खुद करना चाह रहे हैं, करें, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। हमें उनको फैसिलिटी देना है। इस वक्त कोई गवादर पोर्ट से ना ट्रांसशिपमेंट की हमें लोकल मछेरों को, गवर्नमेंट का कोई इसमें मसला नहीं है। जो बलूचिस्तान के मछेरे हैं वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का ये ट्रेडिशन, ये बिज़नेस है, हमारी कई नस्लों से बिज़नेस है,
ये आ जाएंगे तो हमारा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। तो हम ये कोशिश करें मिल के काम करें, उनको शामिल करें उनके साथ। चाइनीज़ जो है उनके लोग, और वो खुद चाइनीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं इस बात, वो लोकल फिशरमैन को अपने साथ शामिल करें, वो जॉइंट वेंचर उनसे करें और उनको भी एम्प्लॉय करें। सी फेयर में जो उनके अगर ट्राउज़र आते हैं उनके तो वो उसमें ज़्यादातर लोकल एम्प्लॉयमेंट मिले होगी। तो ये बातचीत उनका जो अभी मैं गया हूँ ना, तो हक दो वाले मौलाना साहब MPA बड़ा एक्टिव हिदायत साहब, उनके साथ भी मैंने खाना खाया है। अच्छा। उनको रिक्वेस्ट की थी कि आइए हमारे साथ बैठिए, तो उन्होंने भी हमें यकीन दिलाया कि हम ये बात करते हैं अपने माहीगीरों में और इसको सॉर्ट आउट करते हैं कि जो इंटरेस्ट में हो। हम तो बलूचिस्तान का इंटरेस्ट चाह रहे हैं। लेकिन सर अगर चाइनीज़ जो है वो ये काम करेंगे तो उससे हुकूमत को, सूबे को क्या फ़ायदा होगा? मतलब आप समझते हैं कि वो हुकूमत के साथ ये मिल के करेंगे या क्या होगा? नहीं, वो हमारी एक्सपोर्ट पाकिस्तान की होगी ना। एक्सपोर्ट तो पाकिस्तान में होगी, पैसा तो यहाँ आएगा। फॉरेन एक्सचेंज जो है अगर डबल कर देंगे, एक्सपोर्ट में इजाफा होगा ना। मछलियाँ हैं तो पाकिस्तान की तरफ से गवादर पोर्ट से एक्सपोर्ट होगी ना। अच्छा, हाँ सही। चाइना मार्केट है उनके पास, अपनी मार्केट है, खुद एक्सपोर्ट करेंगे, उनकी कंपनियां होंगी, लेकिन हमारे लोकल को साथ लेंगे तो तब है ना। सही, हम सही। उनको ये शर्त आप रखेंगे? शर्त भी रखेंगे, उसके बगैर तो नहीं हो रहा ना। इसके बगैर वो खुद भी नहीं कर सकते, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पहले ही है। हाँ। तो उनको साथ मिला के, उनको समझा के, उनके साथ एग्रीमेंट करके ही करना है ना। तो इसमें दोनों को फायदा। तो सर ये एग्रीमेंट आप कब तक देख रहे हैं कि ये काम शुरू होगा? अब वो मैंने उनको कह के आया हूँ, उन्होंने कहा थोड़े दिनों में हम आपको, हिदायतुल्लाह साहब ने कहा है कि इस पे मशवरा करके आपको बताते हैं। मतलब आप समझते हैं 6-8 माह में, साल? हाँ, ये इस पर क्योंकि एक्टिवली हो रही है। वो भी सोच रहे हैं कि उनके अगर एम्प्लॉय हो जाते हैं लोग और वहाँ वो जा ही नहीं रहे, इस वक्त खुले समुद्र में तो कोई मछली वो तो पकड़ नहीं रहे, उनका तो कंपटीशन नहीं है, लेकिन उनका ख्याल है कि ऐसा लोग कि हमारा बिजनेस ये ले लें। हाँ। तो अपनी तो चाइना को अपनी मशीनरी लानी पड़ेगी, अपनी बोट्स? हाँ, अपने बोट बड़े बड़े लाएंगे ना वो। ये अच्छा, ठीक है शेख साहब, हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर नाजरीन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो ख़ास तौर पर KPT के हवाले से या करप्शन केसेस के हवाले से बात की जाती है, उस पर हम शेख साहब से गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। हम जो ख़ास तौर पर कराची पोर्ट के हवाले से, गवादर की सूरत हाल के हवाले से हमने गुफ्तगू की, लेकिन इस वक्त जो माजी में मुख्तलिफ बयानात आते रहे हैं कराची पोर्ट के हवाले से या ओवरऑल इस वजारत के हवाले से, फिर करप्शन केसेस के हवाले से, उस पर हम शेख साहब से गुफ्तगू करते हैं। शेख साहब, कराची पोर्ट जो है वो एक हब है, आपने भी जिक्र किया, लेकिन इसी के हवाले से कहा जाता है कि जितनी करप्शन इस वजारत में है, KPT में है, इतनी करप्शन कहीं भी नहीं है। माजी में रेफरेंसेस भी आए, केसेस भी चले, नैब में भी हमने देखा। आपने क्या देखा है सर वजारत संभालने के बाद? कराची, जैसे आपने कहा कि जी एक तो गेटवे है कराची पोर्ट, ही कराची पोर्ट ट्रस्ट के नाम से ही कराची का था। तकरीबन बहुत बड़ा इलाका KPT का ही कराची है, उसके इर्द गिर्द की जो इलाके हैं। कराची में मैंने ये जाके देखा कि उनसे पता किया कि आपके लास्ट ईयर के बॉटम लाइन क्या है, रिजल्ट क्या हैं। तो उन्होंने कहा जी हमने 2 अरब रुपए सिर्फ कमाया है। तो मैंने कहा 2 अरब तो एक छोटा सा कारोबारी कमा लेते, इतना बड़ा पोर्ट, इतने आपके पास ज़मीनें, इतना आप काम कर रहे हैं, इतना हमारी ट्रैफिक, तो आप क्या कर रहे हैं? हमें तो ये नहीं कबूल। असल में वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भरे हुए हैं पोर्ट्स में ना, और कम से कम तनख्वाह वहाँ 2-2.5 लाख रुपए है किसी ड्राइवर की भी और किसी की भी। अच्छा। वो महीना उससे कम तनख्वाह नहीं है। और ज़्यादातर ख़र्चा हमारा जो है ना और तनख्वाहों में और उनकी पेंशन में है जी। तो हम उनको तो अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कह रहे हैं कि हम अपना काम बढ़ाएं। तो इस साल का टारगेट मुझे पोर्ट ने दिया है 2 अरब से 10 अरब रुपए हम करेंगे। अच्छा। उसमें कुछ ये है कि अबू धाबी पोर्ट को हमने एक अपना टर्मिनल दिया है, ये एक मुआहदा किया है। उन्होंने हमें $100 मिलियन पेमेंट हमें कुछ कंसेशन उनको दिए हैं। ठीक है कि हम आपको ये टर्मिनल देते हैं, आप इसको हैंडल करें। इसी तरह एक और टर्मिनल दुबई वालों को दिए है। इस वक्त जब वो टर्मिनल दिए उससे हमारी आमदन बढ़ी है। उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं कि जब उनको दिए है तो उन्होंने के अपने चार्जेस जो है, वारफेज है वहाँ पे वो बढ़ाए हैं, उनके अपने हैंडलिंग चार्जेस बढ़ाए हैं। इससे हमारे बिजनेस को कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मिलजुल के उन्होंने सॉर्ट आउट करवाया, उनको बैठा के ना, सब कारोबारियों को साथ बिठा के। मैंने, क्योंकि आपको पता है मेरा बिजनेस से तल्लक है वहाँ सब, तो मैंने उनको कहा है कि पाकिस्तान के विन विन सिचुएशन करें,
हमारी पोर्ट जो है इस तरह तो नहीं होगा कि आप पोर्ट को कुछ ना दें, ठीक है कुछ चार्जेस बढ़ते हैं मामूली से है, उसकी कास्ट इतनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन पोर्ट को भी कोई एडवांटेज होगा तो तब है ना। तो इस साल हमारा पोर्ट का जो टारगेट है ये 10 अरब रुपए नेट है, लेकिन ये मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं समझता हूँ 50 अरब आसानी से हो सकता है। हमारी ज़मीनों पे कब्जे लोगों ने किए हुए हैं, जो ज़मीन नई भी समुंदर से निकलती है ना उस पे लोग आके कब्जा कर लेते हैं और कोर्ट में परसू कर देते हैं, कोर्ट स्टे दे देती है, तो स्टे हुआ है उन पे चीज़ों पे। अभी हमारा आप माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, कितनी ज़मीन है आपकी जिस पे आप समझते हैं उसकी मालियत कितनी होगी आपके मुताबिक? एग्जैक्ट मालियत में सामने नहीं, पर बहुत बड़ी ज़मीन है, बहुत काफ़ी ज़मीनें हैं जो कि जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है। मतलब ये रेलवे के बाद अब आपकी ज़मीनों पर भी कब्जा है? हमारी ज़मीनों पर बहुत कब्जा है। कराची पोर्ट ट्रस्ट का तो जो ज़मीन और काफ़ी समुंदर से ना रीमर्ज भी हुई है, मर्ज होती है ना ज़मीन। आप कराची के रहने वाले हैं गुरबानी, तो आप को अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे तो माफिया है ना एक, तो वो क्या करता है कि वो जो भी होती है वो कहते हैं जी कि ये तो फिर सिंध गवर्नमेंट और हमारे पोर्ट्स में वो भी आपस में है। सिंध गवर्नमेंट कहती है हमारी ज़मीन है जो निकल रही है, तो उस पर वो कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट में स्टे होते हैं, लंबा अर्सा चलता है। मैं खुद चीफ मिनिस्टर साहब से मिला हूँ, मैंने कहा इसका हल अब तो देखिए एक वक्त होता था कि आपस में फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत जो है ना आपस में इख्तलाफ होता था। अब तो मैंने कहा कराची की डेवलपमेंट है ना, सिंध चीफ मिनिस्टर को मैंने कहा कि कराची तो सबका है ना जी, कराची में एम्प्लॉयमेंट। माफिया के पीछे कौन है, किसका हाथ है? अब माफिया के पीछे आपसे ज़्यादा कौन जानता है? कराची में हमारे यहाँ तो सारे मामलात यही है ना, जो कोर्ट्स में जब स्टे हो जाता है ना तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो रोका हुआ। फिर मैं आपको बताऊं जो अभी रिसेंटली हम गौर कर रहे हैं, वो भी अगर मेरे बताने से ऐसा ना हो कि उसको कोई फ़र्क पड़ जाए। आपने चुंदीगढ़ रोड देखा होगा और ये मौलवी तमीज़ुद्दीन रोड के दरमियान आपने कभी गुजरे हो तो कंटेनर ही कंटेनर पड़े हुए हैं। वो सारे कंटेनर, वो ज़मीन जो है वो KPT के है, थोड़े से किराए पे हमने वो रखा हुआ, बिल्कुल मामूली किराए पे। वो अरबों रुपए की ज़मीन है, वहाँ पे हम हाई राइज बिल्डिंग्स बना, सारे पाकिस्तान की सबसे कीमती जगह है वो वहाँ पे हम किराया थोड़ा सा मिलता है। तो मेरा क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ ना और सब बिजनेसमैन मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जब मैं बना हूँ ना इस वक्त गुरबानी आपको बताऊँ, तो ये चैलेंज है पूरी प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर का कोई पहले कम ही बना होगा जो पहले कराची से इलेक्ट हुआ हो, बिजनेस कम्युनिटी के हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट मैं लेता रहा हूँ और वहाँ से एक प्रेसिडेंट मैं बना कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। तो सारी बिजनेस कम्युनिटी मुझे, उनको मैंने कहा मेरा सिर्फ चैलेंज नहीं है, हमें एक और हुकूमत ने जिम्मेदारी दी है। तो कैसा रहा मैं शेख नहीं, सारी बिजनेस कम्युनिटी कामयाब होगी तो प्राइवेट सेक्टर पे एतबार आएगा कि हम भी कुछ काम करके दिखा सकते हैं। तो हमने ये चैलेंज कबूल किया हुआ है, इंशाल्लाह आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। पोर्ट कासम पे भी यही हाल है कि वहाँ भी ज़मीनें, वहाँ को आपने पिछले दिनों सुना होगा बंडल आइलैंड, और वो ज़मीनें मर्ज हुई हैं। अगर वहाँ बेकार पड़ी रहेगी ज़मीन तो किसी के काम की नहीं है ना। तो हम, लेकिन ये क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का भी क्लेम है या जिस तरह भी उनसे बैठ के कुछ सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ना। ये हमारे सब के मफाद में है, पाकिस्तान के मफाद में है, कराची के मफाद में। माजी में एक चीज़ चली थी कि ये जो बंदरगाह हैं या कुछ जो आइलैंड जिनका आपने जिक्र किया ये वफाक के हवाले किए जाएं, जिस पर सिंध ने एहतजाज किया था। अब भी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है कि वफाक के हवाले की जाए तो देखा जाए इस मामले को? हम तो है ही वो हमारी ना जी, KPT की है या पोर्ट कासम की है, वो आइलैंड क्योंकि जो हमारे पोर्ट से मर्ज हो रहे हैं ना, तो वो उसमें सिंध गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन था, मैं समझता हूँ कि अभी नहीं, उनको भी महसूस हो रहा है। मेरे मुराद अली शाह मेरे दोस्त भी हैं और बड़े मतलब एक ऐसे है कि उनका पॉजिटिव थिंकर हैं। तो मसाइल को तो जब हम बैठ के हल नहीं करेंगे, ये सब ने देखा ना कि पाकिस्तान तो पीछे रह गया। 1990 में नादर गुरमानी, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे बड़े अजीज़ दोस्त थे, बहुत मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, डॉक्टर महबूब हक मरहूम। 98 में उनका इंतकाल हुआ। तो और उस वक़्त मुझे ख़ुद याद है कि मनमोहन सिंह इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये दोनों एक ही जगह से पढ़े थे, क्लास फेलो थे आपस में और एक दूसरे से बड़ा तल्लक था। तो वो फ़ोन करके मनमोहन सिंह डॉक्टर महबूब से पूछते थे कि आप आगे जा रहे हो, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, हमें बताएं कि हम क्या करें। ये मैं आपको अपनी सुनी हुई बात कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त थे, मुझे उन्होंने बताया। तो उसमें आप बताइए कि उस वक्त इंडिया की इकानमी 4 गुना थी, हालांकि उनकी आबादी 6 गुना है।
और उनकी पर कैपिटा हमसे 30-40% कम थी। आज इंडिया की इकानमी आज 2024 में 34 साल बाद 14 टाइम्स टू पाकिस्तान है। हमारी आज की 370-80 बिलियन डॉलर हमारी टोटल जीडीपी है और उनकी जीडीपी 4.5 ट्रिलियन के करीब है। आप अंदाजा कर लीजिए कि वो हम कहाँ रह गए। हम आपस में झगड़े और ये सिर्फ आपस में इख्तलाफात। भाई क्या मसला है, सिंध गवर्नमेंट का है या फेडरल गवर्नमेंट का है, या बैठ के हम आपस में कुछ तय करें। पाकिस्तान का है ना, जो एसेट हैं, जो चीज़ें हैं, जो उसका बेनिफिट है। ये आप कुछ पूछ रहे हैं। तो सर ये अगर वज़ीर आला सिंध के साथ बातचीत होती है या सिंध के साथ मामला तय पा जाते हैं तो आप समझते हैं कि ये आइलैंड जो है वो वफाकी हुकूमत के हवाले किए जाएंगे या वो देखभाल करेगी फिर उनकी? हमारा तो यही है ना कि वफाकी, लेकिन उसको मिल के तय करेंगे। मैं देखिए ना, वो उन्होंने कहा है मुझे कि कमेटियाँ बनाते हैं और उसमें बैठ के उन्होंने पॉजिटिव बात की है मेरे से, मुराद अली शाह साहब, तो सॉर्ट आउट करते हैं ताकि मुल्क तो डेवलप हो ना। वहाँ पे काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है, बाहर के लोग इन जगह पे। आपने हांगकांग देखा, क्या है, समुद्र के किनारे सारा बना हुआ है सारा। ये नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। लेकिन सर, कराची पोर्ट पे एक शिकायत ये भी है कि जो समंदरी जहाज़ आते हैं उनके नंबर्स जो हैं वो सिफारिश पे लगते हैं। बहुत से जहाज़ वहाँ पे खड़े रहते हैं, फिर उनकी अदायगियाँ वहाँ पे होती रहती हैं। ये मसला आपके नोटिस में भी है? क्योंकि अली ज़ैदी साहब ने कहा था कि ये मिनिस्ट्री वो है जिसमें सबसे ज़्यादा करप्शन होती है और इवन मिनिस्टर को भी अप्रोच किया जाता है। तो क्या आपको भी किसी ने अप्रोच किया है इस हवाले से? नहीं, मुझे कोई किसी ने अप्रोच नहीं किया, लेकिन मैंने एक बड़ा अच्छा तरीका, जो कि क्योंकि मैं पॉलिटिशियन हूँ, बिजनेसमैन हूँ, और मैं वहाँ देखता हूँ वो भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वही तरीका सबसे कामयाब है कि मैं खुली कचहरी करता हूँ। खुली कचहरी में हर बंदा आ जाता है। मैंने एक दिन मुकर्रर कर दी है, हर महीने के फर्स्ट सैटरडे को 4 बजे PNSE की बिल्डिंग में जिसको कोई शिकायत है वो आए, और तमाम लोग आए, हमारे सेक्रेटरी भी आए, एडिशनल सेक्रेटरी भी आए, चेयरमैन भी आए, उनके सामने बात करें जो कुछ है और उसको बताएं मुझे कि क्या ये जो कह रहे हैं क्या इसमें सच्चाई है। ये एक ऐसा तरीका है और वो काफ़ी उसमें बेहतरी आएगी। ये मैंने किसी मिनिस्टर ने ये पहले नहीं किया। मैंने 2 खुली कचहरियाँ में कर चुका हूँ, अगली खुली कचहरी भी होगी। इसी तरह हमने डेट फिक्स कर दी है और तमाम लोगों को कहा है कि आप तशरीफ लाएँ और जिस जिसकी शिकायत है वो उनके सामने करें और मुझे बताएं कि क्यों ये शिकायत हो रही है और इसका हल क्या है। मिलजुल के हम हल तलाश करने की कोशिश करें, बड़ी इंप्रूवमेंट होगी। वजारत के अंदर करप्शन है? देखिए, करप्शन तो हर इदारे में हमारे, और बहुत बड़ी करप्शन है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत, यानी जिन मुल्कों में बहुत ज़्यादा करप्शन है वो हर इदारे में है। हमारे यहाँ इस वक्त आप जो कहते हैं सिर्फ FBR को ही ले लें तो कितनी 4,000 अरब रुपए से ज़्यादा, 6,000 अरब इस वक्त, पिछले 4,000 था, 6,000 अरब रुपए कम से कम लीकेज है, करप्शन है, अंडर इनवॉइसिंग है, मिस अप्रोप्रिएशन है, स्मगलिंग है, बहुत कुछ हो रहा है। ये सर FBR को ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं? हर जगह माफिया बैठे हैं, क्या कहते हैं ठीक करने वाले। जब तक उसको ड्रास्टिक एक्शन नहीं किया जाएगा, सर चेयरमैन आप लगाते हैं, फैसले हुकूमत के होते हैं, फिर माफिया कहाँ से आ गया? इतना आसान होता तो कोई हुकूमत आके कर लेते। हम कोशिश ही कर रहे हैं ना, बेहतरी हो सकती है। देखिए, ये आप मैं कहूँ ना, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे औरंगजेब साहब एक्सीलेंट पर्सन है, उनका बड़ी, देखिए वो हटके हैं और बड़ी मेहनत की है उन्होंने, मैंने उनके साथ काम किया है। आई अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स। और हम कर रहे हैं ना, ये डिजिटलाइजेशन जो कर रहे हैं, इससे ख़त्म होगी ना। वैसे कोई चेयरमैन कुछ भी नहीं कर सकता, आपके सामने चेयरमैन बना ना, रेच होके चला गया ना। सर लेकिन वो तो ये दावा करते हैं ना कि मैं जिस पे हाथ डालता था मुझे फ़ोन आ जाता था। तो मैं कह तो रहा हूँ, मैं तो अभी कोई मैं मना कर रहा हूँ, तो ये ख़त्म करना पड़ेगा। डिजिटलाइजेशन होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा ना। देखिए, बात ये है कि मैं कस्टम को जितना मैं जानता हूँ ना, थोड़े लोग जानते हैं। वजह मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको पहले बताया कि 1990 में मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की कस्टम कमेटी का चेयरमैन, फिर 1980 में आज से 44 साल पहले, और फिर 1990 में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक टैक्स रिफॉर्म कमेटी बनाई। टैक्स रिफॉर्म जो है उसके सेनेटर मदर साहब चेयरमैन थे, मुझे उस कमेटी का मेंबर रखा 1990 में। और हमने पूरे FBR को देखा, कोई जितना और मैं अभी 2 बार स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन रहा।
तो वो और कहता रहा, ये कह रहा हूँ, हर जगह करप्शन, अंधाधुंध करप्शन है। हमारे यहाँ दबा के फार्म, यानी हमारे यहाँ अंडर इन्वेस्टिंग हो रही है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है, हमारे यहाँ मिस अप्रोप्रिएशन है, रिश्वत हर जगह, इनकम टैक्स है, कोई FBI में जाना ही नहीं चाहिए। ये तो बातें हैं, लेकिन ठीक करने के लिए इसको ड्रास्टिक स्टेप चाहिए और कर रहे हैं। अभी हमारी मियाँ शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मैं उनको सलाम करता हूँ कि बड़ा खुश हूँ कि, और इस बजट में जो बजट आया है, अमीर आदमी, देखिए इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगा इसमें जो कि आम आदमी को इम्पैक्ट करे। मेरा पहले दिन से कहना है और मैंने कैबिनेट मीटिंग में कहा मियाँ साहब को कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इतने टैक्स जो किए हैं और अमीर आदमी को लगाए। मेरी कम्युनिटी है अमीर आदमी, पाकिस्तान की उन लोगों, शायद पहली फैमिली है कि मैं इलेक्ट होकर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना। मेरा मरहूम बेटा लाहौर गया तो लाहौर वालों ने उसको हाथों हाथ लिया और बेस्ट सबसे ज़्यादा वोट दे के उसको लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बनाया। फिर मेरा फर्स्ट कज़न फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मियाँ जाहिद असलम। तो ये नहीं हुआ पाकिस्तान में। तो हर बिजनेस कम्युनिटी के हर जगह, हर चैम्बर ने, हर एक ने मुझे वेलकम किए। तो आपकी कम्युनिटी इस बजट से खुश है? देखिए मेरी कम्युनिटी तो कभी, मैंने अपने वालिद साहब को देखा था ना उस वक्त, तो वो भी कहते थे जब भी थे ना कि बहुत मंदा है बिजनेस। मैंने उनको खुश होते हुए आज तक नहीं देखा। लेकिन कमाई इतनी कर रहे हैं, वही लोग इतने प्रॉस्पर हुए हैं क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर ये मेमन कम्युनिटी, चनियोट वाले कम्युनिटी, दिल्ली सौदागरान कराची में, कोई बोरी हजरात, यही चंद लोग तो बिजनेस में हैं और वो खुश हो तो पता नहीं कितना कमाते हैं। अल्लाह ताला ने उनको, इस मुल्क ने इतना दिया है। अगर देखो मैं आप सीधी बात करता हूँ, ये बताइए ना कि $12.5 बिलियन की प्रॉपर्टी सिर्फ एक शहर में पाकिस्तानी ने दुबई में ली है। दुबई में, बिल्कुल। इंडिया हमसे 14 गुना इकानमी, मैंने अब जिक्र किया, उनकी $17 बिलियन है, उनकी आबादी हमसे 6 गुना है, सही। उनकी 17 बिलियन है और वो इकानमी है 14 गुना। तो हमारे सारे कौन लोग ये खुश नहीं है, तो ये पैसा कहाँ से लेके वहाँ से प्रॉपर्टी बना? समझते हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए? नहीं, तहकीकात तो लाजमी होनी चाहिए, इसमें सारा गलत नहीं है, लोगों ने जायज़ डिक्लेयर करके किया है। मैं ये, लेकिन लोगों के पास पैसा है ना। ये अभी आज स्टॉक एक्सचेंज, ये कहते हैं ये बजट तो खुश नहीं है। कल पाकिस्तान की तारीख का पाकिस्तान की सबसे दिन था जिसमें स्टॉक एक्सचेंज 34 स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया रिएक्ट। ये कहते रहेंगे आपको कि ये तो अभी भी कहेंगे कि हम खुश नहीं है, लेकिन 34, ये किन का स्टॉक बढ़ा है? इंडस्ट्री कौन सी चीज जिसने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि इनका प्रॉफिट बढ़ा है? 3400 इंडेक्स जो है, कल 100 इंडेक्स बढ़ा है। बिल्कुल। तो अब एक दिन में कभी पाकिस्तान में, मैं खुद बिजनेस करता हूँ काफी स्टॉक का, ह्यूज अर्निंग हुई है लोगों को और ये इंडस्ट्री कमा रही है। लोगों का ख्याल है कि और अच्छा बजट है, ये अच्छे बजट की तो इंडोर्समेंट कर दिया स्टॉक एक्सचेंज। ये कहते रहेंगे कि खुश नहीं है। मेरे दोस्त हैं ना, ये मुझे आप बताइए, मेरे भाई हैं, बच्चे हैं, सारे कोलीग हैं, सारे मेरे तल्लक वाले हैं। पाकिस्तान में शायद इतने लोग बिजनेस कम्युनिटी से फैमिलियर हों जितना कि मैं हूँ, इसमें कोई मैं नहीं कह रहा, हर जगह मुझे वेलकम हुआ है इसमें। और बात यह है कि पिछले कई प्रोग्रामों में मैं कहता रहा, जब पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं थे, $3 अरब 150 के करीब अमीर आदमी को दे दिए गए। 10 साल के 0% है, जब 20-22% मार्कअप रेट है, तो उस पे 10 साल के लिए तकरीबन 0% पे अमीरों को दे दिए गए। शेख साहब, अब जिस शख्स के पास प्रॉपर्टी नहीं है, जिस शख्स के पास गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसकी भी सिम इसलिए ब्लॉक हो जाती है क्योंकि वो नॉन फाइलर है। तो अब जिस शख्स के पास कोई गाड़ी, कोई साइकिल, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसका क्या लेना देना सर इससे? नॉन फाइलर की कोई टर्म दुनिया में है नहीं, ये हमारे यहाँ ही निकली है। नॉन फाइलर का क्या मतलब है? अगर उसके पास नहीं है तो कहे वो नॉन फाइलर क्या कि वो क्यों पे इतने खर्चा करता है, गाड़ियाँ लेता है और प्रॉपर्टी लेता है, पैसा उसके पास नहीं है। देना पड़ेगा हमें, हर बंदे को फाइलर बनना पड़ेगा। टैक्स जो जिसकी इनकम है, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, एग्रीकल्चर पे भी नहीं है, एग्रीकल्चर पे हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ मेरे कोलीग बैठे हैं वहाँ पे असेंबली में। इनकम जिस जगह से जनरेट होती है वहाँ टैक्स लगाना पड़ेगा। और ये पहले भी होता रहा, लेकिन ये एडवांस स्टेप है
मैंने कल बजट के बाद ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब को और वज़ीर ख़जाना साहब को मुबारकबाद दी है। इससे पहले आप सुनते रहे हैं कि मैं खुद अपने पार्टी में भी बैठ के जो मुझे बेहतर लगता था वो कहता रहा हूँ। लेकिन सर आपकी इत्तेहादी जमात जो है पीपल्स पार्टी, वो तो बजट से खुश नज़र नहीं आ रही। वो भी जो है ना, उनको अगर कोई पॉइंट है तो कन्विंस करेंगे ना। हमारा काम है कि हम उनको कन्विंस करके साथ लेके चले। वो हमारे इत्तेहादी पार्टी हैं, बहुत बड़े उन्होंने मैंडेट लिया है। देखिए पाकिस्तान का इस वक्त कोई एक पार्टी को तो लोगों ने मैंडेट दिया नहीं। एक पार्टी को तो चल नहीं सकती, मिला के ही काम करना पड़ेगा ना। अगर हमने हुकूमत में रहना है तो वो पीपल पार्टी तो हमारा साथी हैं, उनके कोई जायज़ जो एप्रीहेंशन हैं तो उनको वो आए थे खुर्शीद शाह साहब और वे उनका शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि उनकी पीपल पार्टी की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें फ्री हैंड दी है। देखिए उनके बगैर तो हुकूमत नहीं बन सकती थी। वो कैबिनेट में नहीं आए, उन्होंने कहा भाई पिछली बार 16 महीने का जो तजर्बा रहा, मुख्तलिफ पार्टियों ने इकट्ठा काम किया तो शायद कामयाब नहीं था। अब हम आपको काम करने का, ये उनका, मैं समझता हूँ उनका हमारे लिए एक अच्छा, मतलब वो कैबिनेट में नहीं आ रहे, उन्होंने आपको फ्री हैंड दिया। नहीं, ये तो हम तो कह रहे हैं कि कैबिनेट में आए। अभी तक तो दिया हुआ था ना, अभी कोई 3-3.5 महीने हो रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि आप काम करें। हम तो उनको कह रहे हैं कि आपको कैबिनेट में आए, लेकिन अगर वो नहीं आए तो उनका मकसद तो था ना कि आप काम करके दिखाएं। तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान हम चेंज कर देंगे इंशाल्लाह। टाइम लगेगा, मैं कोई 1-2 सालों की बात नहीं कर रहा। पोटेंशियल है, हमारे लोग ही बाहर जाके इतने रिजल्ट दे रहे हैं। इंडिविजुअली पाकिस्तानी बिजनेसमैन वन ऑफ द बेस्ट मतलब एंटरप्रेन्योर्स, और जब हम कलेक्टिवली शुरू करते हैं किसी भी जगह कोई इदारे में तो वो कामयाब नहीं होते। ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, कैसर अहमद शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो मुख्तलिफ सवालात मेरी टाइम अफेयर से मुतल्लिक उठाए जाते थे, करप्शन केसेस के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो इस वक्त बजट के मामले पर बहस हो रही है उस हवाले से भी हमने सवालात शेख साहब के सामने रखे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।